हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। महाजनपद और उनके क्षेत्र। महाजनपद और राजधानी और क्षेत्र। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी, जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, जो राजस्थान में पड़ता है। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। सूर्यसेन, इसकी राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश थी। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। काशी, इसकी राजधानी बनारसी, उत्तर प्रदेश। मल, इसकी राजधानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अस्मक, इसकी राजधानी पोटना, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पे ये क्षेत्र था। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, बिहार हाजीपुर वाले क्षेत्र में यह पड़ता है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, जो बिहार में पड़ता है। और अंत में मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या राजगिरी, जो बिहार में पड़ता है। तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और 3 महाजनपद बिहार में और 2 महाजनपद भारत से बाहर और 5 महाजनपद अलग अलग क्षेत्र में, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं और गिन भी सकते हैं और इस तरह से याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद और बिहार में 3 महाजनपद और भारत से बाहर 2 महाजनपद और 5 छोटे छोटे महाजनपद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और महाजनपद के बारे में कुछ जानकारी। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र थी। अस्मक, इसकी राजधानी अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उत्तर प्रदेश का मल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया और मगध महाजनपद में जितने भी राजवंश हुए, इनका एक ट्रिक है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। हसीन मसूख सा, ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, नौ से हो जाएगा नंद वंश, मो से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कर्णव वंश, सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। इस ट्रिक से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था और पहला राजवंश हम लोग का हर्यक वंश है और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हर्यक वंश, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था
तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई थी, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गया और इन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसमें से इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया। अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी कराई थी। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। इसमें इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। इसके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर गद्दी पर बैठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उदयन के बारे में। उदयन, इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम पाटलिपुत्रा रखा गया था। उदयन का पुत्र नागदाशक एक अयोग्य शासक था। इनकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी और एक नई वंश की स्थापना किया। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है, अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। शिशुनाग वंश, इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। इस वंश का अगला शासक काला अशोक था, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई थी। इसने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिनकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना महापद्मानंद द्वारा की गई, जिस वंश का नाम है नंद वंश। अब हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंद वंश। नंद वंश, इस वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे, जो जाति से शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की थी।
इस वंश का अगला शासक धनानंद था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण कार्य किया था। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके उनको निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिनको अभी हम लोग देखेंगे। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त कर ली थी, किंतु भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र जैसे पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी हमले उसी छोटे छोटे शासकों के क्षेत्र में हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आक्रमणकारी पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करते थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा ने किया था। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय को माना जाता है। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया था। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया था और हकमनी वंश का अंत कर दिया। मकदूनिया या यूनान आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का जो पिता था उनका नाम फिलिप था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मेसोडोनिया था, जिनका जन्म मेसोडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी रुक्साना, जिसे रेक्सोना भी कहा जाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफेराल या बाउकेफला था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनको अफलातून भी कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। वहाँ के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु सिंधी पुरु के राजा पंजाब पोरस सिकंदर से युद्ध किया था। पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया था। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या वितेस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। 326 ईस्वी में हुए इस युद्ध को झेलम या वितेस्ता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने इन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी थी। सिकंदर हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार कराने के लिए बहुत प्रेरित किया, किंतु उनकी सेना ने नदी पार
नहीं किया, अतः सिकंदर भारत से वापस लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निर्याकस था। 326 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में होने के कारण 323 ईस्वी में इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर तथा उसके घोड़े बऊ केफला का मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि वह उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को सिकंदर ने जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, जिसे तुर्की कहा जाता है, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज इत्यादि को जीत लिया था। अब आगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं और नेक्स्ट हम लोग का मौर्य वंश होगा। तो नेक्स्ट में हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।